हेलो फ्रेंड्स। लेक्चर नंबर 2, इनकम टैक्स कोर्स। हम ये जो नया बिल अभी फेब में आया था, उस पे बेस्ड नया इनकम टैक्स का कोर्स जो हमने स्टार्ट करा है, उसका है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस करा था कि ये कोर्स कैसे कैसे आगे परस्यू करेगा, कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज है लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, जो डेफिनेशन आगे यूज होने वाली है पूरे बिल में, उसको डिस्कस करा गया है। तो बेसिकली इसमें जो अलग-अलग डेफिनेशन थी, जो पहले इनकम टैक्स एक्ट में भी थी, कुछ तो वही हैं और कुछ थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। तो हम लोग जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो आज हम लोग कवर करेंगे और धीरे-धीरे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि भाई ये जो बिल है, ये 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब इसका ये निकल रहा है कि 31 मार्च 2026 तक जो भी असेसमेंट होंगे, जो भी हम लोग अगर कोई नोटिस आएगा या जो हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं या जो भी हम लोग आईटीआर वगैरह फाइल करेंगे, तो टिल 31 मार्च 2026 जो पुराना एक्ट है, उसके हिसाब से ही असेसमेंट होगा। और 1 अप्रैल 2026 से जो भी पैसा हम कमाएँगे, वो किसके हिसाब से असेस्ड होगा? एज़ पर न्यू बिल 2025। तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये तो अभी चलेगा ओल्ड एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर जब जैसे ही 1 अप्रैल आएगा 26, नया बिल एप्लीकेबल हो जाएगा और सारे नए प्रोविज़न उसके ऊपर अप्लाई होने शुरू हो जाएँगे। ठीक है सर। जो बेसिक डेफिनेशन में जो एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर। अब आप पूरे बिल में कहीं पर भी प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे, असेसमेंट ईयर नहीं पढ़ोगे। क्यों हटाया गया है? देखिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था, आपने भी फेस किया होगा। कई बार जो बेचारा कॉमन मैन है, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। आईटीआर जब हम निकाल के क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट कहता है कि सर मुझे तो 24-25 का आईटीआर फाइल करवाना था, आपने 25-26 का आईटीआर फाइल कर दिया। फिर उसको बताना पड़ता था कि भाई असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। अब इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिंपली टैक्स ईयर आ गया है। टैक्स ईयर का आईटीआर जाएगा। अब जब हम बात करेंगे भाई किस टैक्स ईयर की आईटीआर है? 26-27, 27-28 खत्म। कोई प्रीवियस ईयर नहीं, कोई असेसमेंट ईयर नहीं। तो जहाँ भी बात होगी, वहाँ पर बात होगी करंट टैक्स ईयर, नेक्स्ट टैक्स ईयर, सक्सीडिंग टैक्स ईयर, प्रीवियस टैक्स ईयर। तो अब टैक्स ईयर की बात होगी और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये प्रीवियस असेसमेंट सब भूल जाइए। तो टैक्स ईयर क्या होगा? सिंपली द मीनिंग सिंपली 12 मंथ्स पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को एंड होगा, जिसको हम बोलेंगे टैक्स ईयर। अब जब ये बिल एप्लीकेबल होगा ना 1 अप्रैल 2026 से, तब वहाँ पर एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कैसे? अभी हमने देखा कि 31 मार्च 2026 तक जो ओल्ड एक्ट है, वही एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 और टैक्स ईयर बोला जाएगा न्यू बिल के हिसाब से 26-27। मीन्स साल तो एक ही है 26-27, बट वहाँ पर दोनों टर्म्स यूज़ किए जाएँगे। असेसमेंट ईयर 26-27 और टैक्स ईयर 26-27। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर कोई कहे कि असेसमेंट ईयर 26-27, दैट मीन्स ओल्ड एक्ट की बात हो रही है। अगर कहीं लिखा हो टैक्स ईयर 26-27, तो समझ जाइएगा न्यू एक्ट की बात हो रही है। ठीक है? तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, वो भी सिर्फ़ 26-27 में ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 26-27, तो भाई ओल्ड बिल की बात हो रही है, टैक्स ईयर 26-27 तो न्यू बिल की बात हो रही है। अच्छा सर, देखिए, फाइनेंशियल ईयर पहले भी था, अभी भी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है ना, ये कोई इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है? फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये तो एक जनरल क्लॉज़ है। फाइनेंशियल ईयर सिर्फ़ इनकम टैक्स में नहीं यूज़ होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका जीएसटी में भी यूज़ होगा, जो अदर एक्ट है उसमें भी यूज़ होगा। ये एक जनरल क्लॉज़ का जो एक्ट होता है, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो भाई फाइनेंशियल ईयर जो है ना, वो इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है।
तो जो टैक्स ईयर है वो जनरली उसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। लेकिन क्या टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर से भी कम हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपका जो बिज़नेस है वो आपने मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट करा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बिज़नेस है वो स्टार्ट होगा 23 अगस्त 2026, तो टैक्स ईयर क्या बोला जाएगा? टैक्स ईयर आपका होगा फ्रॉम 23 ऑफ अगस्त टू 31 मार्च। 23 अगस्त से 31 मार्च ये माना जाएगा। तो टैक्स ईयर कम हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर के बराबर भी हो सकता है। ठीक हो गया जी? तो ये टैक्स ईयर का एक बहुत बड़ा चेंज है जो न्यू बिल में आने वाला है। पर्सन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जैसे ओल्ड एक्ट में थी एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ही लोग पहले भी पर्सन के डेफिनेशन में कवर थे, अभी भी हैं। रेसिडेंट की डेफिनेशन में एक छोटा-सा चेंज हुआ है। पहले तो देखिए जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो वही है। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये रेसिडेंट इंडिया का है, तो उसके लिए उसको 2 कंडीशन सैटिस्फाई करनी होती है। क्या? या तो वो पिछले, अब यहाँ पे ध्यान दें पढ़िए, टैक्स ईयर, पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था? प्रीवियस ईयर। अभी क्या है? ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर की हम आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, जिस टैक्स ईयर का हम असेसमेंट करने जा रहे हैं, उस टैक्स ईयर में अगर कोई पर्सन 182 डेज, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट। या फिर वो इंडिया में तो रहा है सिर्फ 90 डेज पिछले टैक्स ईयर में, लेकिन उसके जो पिछले 4 टैक्स ईयर थे उसमें वो 365 डेज रहा हो। आया, 30-35 दिन रुका, फिर चला गया। फिर आया, 2 महीने रुका, चला गया। फिर आया, फिर 20 दिन रुका, चला गया। फिर आया, फिर 2 महीने रुका, चला गया। ऐसे मिला के टैक्स ईयर जो है ना, उसके पिछले 4 टैक्स ईयर में अगर वो 365 डेज़ रहा है और पिछले टैक्स ईयर में जिसकी बात हो रही है, जिसका आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसमें अगर 90 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा है, तो उसको भी रेसिडेंट कहा जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा। और जो इन डेफिनेशन में खरा नहीं उतरेगा उसे हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। लेकिन अब एक डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब वो है नहीं रेसिडेंट, बट उसको माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा सर, वो क्या है सर? देखिए, कोई इंडिया का सिटीजन है, सिटीजन को इंडिया का है, लेकिन रहता वो बाहर है, किसी भी कंट्री में रहता है, दुबई में, यूएस में, कहीं रह रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको भी रेसिडेंट इन इंडिया ही कहेंगे अगर 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 उसकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख को क्रॉस कर रही है, पहली बात, और वो उस कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। अब आप समझ रहे हो? आप भले ही इंडिया में नहीं रह रहे हो, आप इंडिया के सिटीजन हो और आप सपोज दुबई में रह रहे हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख को क्रॉस कर रही है और आप उस कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल भी नहीं हो। जैसे कि दुबई में कोई टैक्स नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो आप डीम्ड रेज़िडेंट माने जाएँगे और डीम्ड रेज़िडेंट को फिर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो नया ऐड हुआ है ना, आप कह सकते हो न्यू बिल में, इससे काफ़ी लोग अब इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएँगे। तो ये एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ है रेज़िडेंट में। टैक्स स्लैब चेंज हुआ है न्यू बिल में, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 25 आया था, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, उसमें भी यही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है और जो नया बिल आ रहा है, उसमें भी यही टैक्स स्लैब है न्यू रिजीम के हिसाब से। ओल्ड एज़ इट इज़ है। काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि जब नया बिल आएगा तो ओल्ड रिजीम हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड रिजीम अपनी जगह पर है। न्यू रिजीम में अप टू 4 लाख निल, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 के बीच में 25% एंड अबव 24 30%। और वो जो कॉन्सेप्ट है कि भाई 60,000 की 87 ए मिलेगी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो भी अपनी जगह पर है। तो ये वैसे तो एप्लीकेबल हो गया है 25-26 से ही, लेकिन एक्चुअल में ये एप्लीकेबल होने वाला था न्यू बिल में। लेकिन न्यू बिल को पहले से ही थोड़ा-सा फ़ैमिलियर बनाने के लिए 1 साल पहले ही ये चेंज कर दिया गया। जिससे क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर नया बिल आएगा ना, तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, जो टैक्स स्लैब था न्यू रिजीम में
25-26 में वही न्यू बिल में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक हो गया? अच्छा सर। आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न, ये एक अच्छा चेंज हुआ है नए बिल में। पहले हम आईटीआर यू सिर्फ 2 साल तक फाइल कर सकते थे, अब हम पिछले 4 टैक्स ईयर का आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, थोड़ा-सा अब आपको जो है ना पेनाल्टी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। क्या लिखा हुआ है? विदिन 12 मंथ फ्रॉम सक्सीडिंग टैक्स ईयर। अब देखिए जहाँ-जहाँ भी ईयर की बात होगी, प्रीवियस ईयर की बात नहीं होगी, हर जगह टैक्स ईयर की बात होगी। तो ये कह रहा है सक्सीडिंग, ठीक है? देखिए, जब सिर्फ टैक्स ईयर लिखा हो, सिर्फ टैक्स ईयर, इसका मतलब ये करंट टैक्स ईयर की बात कर रहा है, जिसका आपको आईटीआर फाइल करना है। तो टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर माना जाएगा, जिसका आपको आईटीआर फाइल करना है। अब जब बात होगी सक्सीडिंग टैक्स ईयर की, मतलब उसका अगला टैक्स ईयर। तो सक्सीडिंग टैक्स ईयर से विदिन 12 मंथ फ्रॉम 25%, 2 साल तक 50%, 3 साल तक 60% एंड 4 साल 48 मंथ तक 70% टैक्स लायबिलिटी का आपको पेनाल्टी पे करनी है और इंटरेस्ट लगेगा, और अब आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा चेंज है कि अब जिनका आईटीआर बचा हुआ है ना, वो फाइल कर सकते हैं। बट इसमें एक झोल भी है टैक्स पेयर के लिए, वो हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे, आज नहीं। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हमारे पास है टैक्स प्रैक्टिशनर की किट। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फ्री चैट जीपीटी। देखिए, चैट जीपीटी वैसे आपको 2000 रुपये महीना पे करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलता है पेड वर्ज़न। हम आपको 399 रुपीज़ में अपना मित्रा जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी देंगे, और इसमें आपको 100 प्लस जीएसटी और इनकम टैक्स के जो नोटिस आते हैं ना, उनके रिप्लाई का फॉर्मेट रहेगा वर्ड में, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको कुछ एक्सेल के टूल मिलेंगे, जैसे जीएसटी इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड आपको सेव करना है, ये आपको पोर्टल पर ऑटो लॉगिन कर देगा। जीएसटी या टू बी की रिकंसिलिएशन की यूटिलिटी, जेसन से आप कंप्यूटेशन बना सकते हैं क्लाइंट का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं बैंक के लिए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इस तरह के एक्सेल फॉर्मेट और 1000 से ज़्यादा बिजनेस के एक्सेल फॉर्मेट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये कमाल की किट है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसको हमसे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ साथ आज का जो लेक्चर है ये होता है ख़त्म। हम बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। कैसा लग रहा है ये कोर्स, कैसी चल रही है जर्नी, हमें ज़रूर बताइए, बिकॉज़ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।